जनादेश आ चुका है और तस्वीर अब पूरी स्पष्ट हो चुकी है। और यह संदेशा भी है कि जब हम कहते हैं कि जनता ही जनार्दन होती है, जी हां, वही जनता जो सत्ता के सिंहासन पर बिठा सकती किसी को, तो वही जनता सत्ता से सिंहासन पर उतारने का भी मादा रखती है। और जनादेश अब सबके सामने है। लेकिन आए हुए जनादेश को लेकर के अब किस तरीके से इसकी दूरदर्शिता साफ तौर पर समझी जा सकती है। और लगातार हम बीच बीच में बात करते थे कि इस चुनाव में चाहे प्रथम चरण का चुनाव हो या फिर 7वें चरण का आते आते, यानी कि जो पश्चिमी एक्सप्रेस से जब चली पूरब की ओर रेल, तो इसमें कई ऐसे प्रत्याशी थे या यूं कहें कि जो वीवीआईपीज थे, उनको लेकर के लोगों में एक बड़ा कौतूहल था। तो आज हम जानेंगे और समझेंगे कि जो दिग्गज थे, जिनकी प्रतिष्ठा साख पर लगी थी, अब जिन्होंने पहली बार भी राजनीति में कदम रखा, आप भी समझ रहे हो कि मेरा इशारा किस ओर है। तो हम जानेंगे आज दिग्गजों को लेकर के कि फिलहाल अब आगे की राजनीति किस तरीके से अब आगे की रहेगी। तो बिना कुछ देर के हुए जल्दी से आज हम चर्चा करेंगे भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी से। वीरेंद्र जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीरेंद्र जी, जनादेश आपने देखा सुबह से ही, कल किस तरीके से लगातार हम अपने दर्शकों को पल पल का अपडेट दे रहे थे, और जो अभी मीटिंग होनी है विधानमंडल दल की, उस पर भी हम अपने दर्शकों को लगातार अपडेट दे रहे हैं। जरा अब लोगों की नजरें जो चर्चित चेहरों पर है, जो लगातार, चाहे हम अदिति सिंह की बात करें और बात करें प्रशासनिक सेवा से आए राजनीति में राजेश्वर सिंह की बात करें, असीम अरुण की बात करें, ये तमाम चेहरे हैं। अब इनका आगे का किस तरीके से अब प्लान तैयार किया जाएगा, लोगों की इसी नजरें में आपसे जरा समझने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल, देखिए, ये जो जनादेश आया है उत्तर प्रदेश का, इस जनादेश में बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो नए हैं, बहुत सारे पुराने दिग्गज हैं जो लौट कर नहीं आए, और जो बच गए हैं उनकी भूमिका क्या होगी। इन सब विषयों पर बीजेपी मंथन करेगी। बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत सारी चीज़ें उनकी दिल्ली से तय होती, संसदीय बोर्ड है। लेकिन अगर हम नामों पर नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे कि स्वतंत्र देव सिंह जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो इससे पहले उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री रह चुके हैं, वो विधान परिषद के सदस्य हैं। उनकी भी भूमिका तय होगी, हो सकता है नए सिरे से उनको मंत्रिमंडल में लिया जाए। दूसरा बड़ा नाम आता है लक्ष्मीकांत वाजपेयी का। वो पिछला विधानसभा का चुनाव हार गए थे, इस बार वो चुनाव लड़े नहीं। वो इस समय उत्तर प्रदेश में जो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई थी बीजेपी की, उसके वो अध्यक्ष थे, जो लोगों को पार्टी में शामिल करा रही थी। वाजपेयी ने बड़े धैर्य से काम लिया है, पार्टी नहीं छोड़ी, पार्टी के खिलाफ कभी नहीं गए वो। अब शायद उनको कुछ इसका इनाम मिले, क्योंकि लक्ष्मीकांत वाजपेयी मेरठ से, उस इलाके से आते हैं जहां पर बीजेपी थोड़ी कमजोर रही है। उसके बाद एक बड़ा नाम आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में, देश की ब्यूरोक्रेसी से आए, प्रधानमंत्री कार्यालय से आए अरविंद शर्मा का। अरविंद शर्मा अपनी नौकरी छोड़कर आए थे, उनकी नौकरी अब भी बची हुई है, लेकिन वो राजनीति में आ गए और उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं। वो भी इस इंतजार में थे कि जब यूपी में एक नया जनादेश आएगा तब उनकी भूमिका केंद्र फिर से परिभाषित करेगा। अब वो वक्त आ गया है कि अरविंद शर्मा को इस नए मंत्रिमंडल में कुछ महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है दी जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका सीधा संपर्क है और वो पीएमओ के काफ़ी विश्वस्त नेता हैं इस समय। आप देखिए, पंकज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत बड़े वोट से वो जीते हैं। इतनी वोट से तो लोकसभा में लोग नहीं जीत पाते जितना पंकज सिंह विधानसभा में जीते हैं। तो एक तरह से कहा जाए एकदम आंधी थी पंकज सिंह के नाम की, और वो उसमें उन्हें कामयाबी मिली है। वो दूसरी बार विधायक चुने गए हैं, तो उनका भी मंत्री पद पे दावा बनता है। तीसरा नाम, उस जीत में आप बड़ी जीत की ओर देखिए, 1 लाख से ऊपर 3-4 जीत हुई हैं, वो सब बीजेपी की हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, पंकज सिंह हैं, श्रीकांत शर्मा हैं। श्रीकांत शर्मा उत्तर प्रदेश में इस समय ऊर्जा मंत्री हैं, वो 1,09,000 वोटों से जीते हैं। स्वाभाविक है कि उनका कद बहुत बढ़ा है और उत्तर प्रदेश में बिजली वो निर्बाध देने में सफल रहे हैं। जिस बिजली के लिए गर्मियों में लाठियां चलती थी, लोग तड़पते थे, गांव में बिजली नहीं मिलती थी, उस बिजली ने बड़ी साख बनाई योगी सरकार की,
और श्रीकांत शर्मा को उसका श्रेय दिया जाना चाहिए। जी। तो श्रीकांत शर्मा स्वाभाविक तौर पर उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़े दावेदार होंगे सियासत में, एक अहम पद के, और उनको अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो मथुरा सदर से जीते हैं। उसके बाद आप आइए तो उत्तर प्रदेश का एक ऐसा चेहरा, चर्चित चेहरा और नाम, जिसने कम समय में बड़ा नाम कमाया, ब्रजेश पाठक। ब्रजेश पाठक उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने रात दिन काम किया लखनऊ में, पहले वो लखनऊ मध्य से जीते थे और आज वो लखनऊ कैंट से विधायक बने हैं। ब्रजेश पाठक एक सर्वमान्य नेता के तौर पर रहे हैं। वो छात्र राजनीति से आए हुए व्यक्ति हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय से, और उनको लखनऊ की गलियों के लोग, बच्चे, छोटे बड़े सब जानते हैं और स्नेह देते हैं। ब्रजेश पाठक एक ऐसा नाम है जो विपक्ष में भी सम्मान पाता है, या कहिए कि विपक्षी भी उनका विरोध नहीं कर पाते। 24 घंटा अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए उपलब्ध रहते हैं, विनम्र हैं, और जितना काम ब्रजेश पाठक ने अकेले किया लखनऊ में, 7 मंत्री लखनऊ से भाजपा सरकार ने बनाए थे, उसमें ब्रजेश पाठक शीर्ष पर पहुंच गए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण नाम रहेगा कि ब्रजेश पाठक को क्या भूमिका मिलती है। जी। वो एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा भी है, बिल्कुल, और बड़े बड़े इश्यूज पर ब्रजेश पाठक हमेशा ब्राह्मणों की ओर से सरकार में वो बोलते रहे हैं। बिल्कुल, वो सामने बिल्कुल आते बेबाकी से अपनी बात रखते रहे हैं। वीरेंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए। अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी कार्यालय से। अभिषेक, बीजेपी कार्यालय में क्या कुछ गहमा गहमी चल रही है, जानना चाहेंगे? देखिए, अभी तो जीत हासिल हुई है, कल ही भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत हासिल हुई है। तो ऐसे में आज तो सुबह से केवल बधाइयों का ही तांता लगा है, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास हो या फिर भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर हो या फिर पार्टी प्रेसिडेंट स्वतंत्र देव सिंह का घर हो। लोग गुलदस्ते, बुके और मिठाइयां लेकर के एक दूसरे से मिल रहे हैं, जीत की बधाई दे रहे हैं। कई नवनिर्वाचित विधायक हैं, वो भी लखनऊ पहुंच चुके हैं और वो भी मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। तो आज ये गहमा गहमी सुबह से ही शुरू हुई है, शाम तक चल रही है। हम भाजपा दफ्तर में ही है, कई नाम यहाँ पर पहुंचे। अभी मेरे ठीक पीछे संजय सेठ पहुंचे हुए हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं वो। उन्होंने लखनऊ में एक प्रबुद्ध सम्मेलन किया था, गृह मंत्री अमित शाह वहां आए थे। और आप देखिए मेरे ठीक पीछे नितिन अग्रवाल है। नितिन अग्रवाल भी, जैसा कि अभी वीरेंद्र जी चर्चा कर रहे थे, ये भी एक नाम है। उपाध्यक्ष चुने गए थे विधानसभा के, लेकिन इस बार सरकार के साथ है। इस बार आप देखिए कि जहां से चुन के आते हैं 7 की 7 सीटें उस क्षेत्र में जिता के लाए हैं। तो ये भी एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम हो सकते हैं। इनकी भी एक दावेदारी उस कैटेगरी में हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार बनेगी उसका स्वरूप क्या होगा, उसमें क्या नाम हो सकता है। तो आप समझिए कि कई लोग हैं जो पहुंच रहे हैं, पार्टी में आ रहे हैं। यहाँ पे पार्टी के जो लोग हैं, सुनील बंसल ऊपर बैठे हैं, पार्टी प्रेसिडेंट आए थे, लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं, संगठन के और लोग हैं। सबसे मुलाकातों का दौर चल रहा है। सबके बीच में चर्चा है कि विधायक दल की बैठक कब होगी। तो ये आज सुबह से ये शुरू हुआ है। और आप देखिए नितिन जी आ गए, हम इन्हीं की बात कर रहे थे। बहुत शुभकामनाएं आपको, जीत के आप आए हैं। इस बार आपके क्षेत्र में हमने देखा कि आपने क्लीन स्वीप किया है इस बार, तो कैसे हुआ ये, इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या था? नहीं, देखिए, हम लोग सब लोग चुनाव माननीय मोदी जी के और योगी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे, और आज भाजपा अगर सत्ता में लौटी है तो ये केवल मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व की बदौलत जीती है। और मैं तो कहूँगा कि इतना सशक्त नेतृत्व जो हमारे देश और प्रदेश में है, और जो योजनाएं चली हैं, योजनाओं का लाभ सीधे सीधे जनता को दिया गया है, बिना भेदभाव के सरकार ने काम किया है प्रदेश में। और ये सरकार ने ये नहीं देखा कौन किस जाति का है, कौन किस संप्रदाय का है। और सबसे बड़ी बात है जो योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर को, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक किया है, उसी की आज मैं कह सकता हूं कि आज प्रदेश की जनता का विश्वास योगी जी के नेतृत्व में बढ़ा और आज फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। जी, बार आप विपक्ष के सदस्य थे तो आप विधानसभा के उपाध्यक्ष। जी बताएं सर। अभिषेक, ये नितिन जी उपाध्यक्ष थे, तो इन्होंने चाहते तो पद पे रहते हुए चुनाव लड़ सकते थे, इन्होंने पद त्याग क्यों किया? अच्छा, एक सवाल है वीरेंद्र जी का, आप जानते होंगे अपनी बेबाकी से वो सवाल कर रहे हैं। वो पूछते हैं कि आप उपाध्यक्ष के पद पे थे तो इस्तीफा दे करके क्यों, आप पद पे रहते हुए भी आप चुनाव लड़ सकते थे? नहीं, मैं देखिए विपक्ष का उस वक्त सदस्य था, और विपक्ष का सदस्य होने के नाते मैं उपाध्यक्ष बना था। जैसे कि आपको पता है कि विधानसभा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष का होता है, और क्योंकि मैं चुनाव लड़ा था, मैं भाजपा से चुनाव लड़ रहा था, इसलिए ये
ये एक मॉरल ग्राउंड पे मुझे इस्तीफा देना ही था, क्योंकि मैं सपा के सदस्य होते हुए मैं चुनाव नहीं लड़ सकता था, इसलिए मैंने मॉरल ग्राउंड पे इस्तीफा दिया था। तो पिछली बार विपक्ष के पद पे थे तो उपाध्यक्ष के पद पे थे जब विपक्ष में थे, इस बार सत्ता पक्ष में है तो फिर कहाँ रहेंगे, क्या रहेंगे मंत्रिमंडल में? मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से काम करूंगा। पार्टी नेतृत्व तय करता है कि उनका कार्यकर्ता क्या भूमिका होगी पार्टी में, और अगर मेरी ऐसी कोई भूमिका होगी तो पार्टी नेतृत्व तय करेगा। क्या आपके क्षेत्र में क्या रहा है, क्योंकि उस तरफ मैंने देखा कि बहुत बीजेपी को बहुत बढ़त मिली, तो वहां पर क्या मुद्दे क्या हावी थे कि बीजेपी वहां पर लीड लेती चली गई उस क्षेत्र में? नहीं, जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि क्योंकि सरकार ने जो काम किया पिछले 5 वर्षों के कामकाज का रिजल्ट आज आपके सामने है, और आम जन में जो माननीय मोदी जी और योगी जी के प्रति जो विश्वास था, उस विश्वास के कारण हरदोई की 8 की 8 सीटें हम जीत के आए हैं। जी चलिए, उन्होंने पूरी तरीके से योगी और मोदी को लेकर के प्रतिबद्धता जाहिर की। अभिषेक, हम आपसे कुछ और भी अपडेट लेंगे, लेकिन वीरेन जी, अब आपने सुना नितिन अग्रवाल को भी उन्होंने ज्यादातर कुछ बहुत खुल करके नहीं बोला और बड़ी बेबाकी से कहा कि जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उसी के अनुसार काम करेंगे। देखिए, नरेश अग्रवाल के बेटे हैं ये नितिन अग्रवाल। एक कहावत चलती है हरदोई में कि नरेश जिधर सत्ता उधर, तो नरेश अग्रवाल बहुत पहले भांप लेते थे कि सरकार किसकी आने वाली है, और आज देखिए उनके बेटे हैं, 3 बार वो चुनाव जीत चुके हैं, 4थी बार वो पहले मंत्री भी रहे। नितिन अग्रवाल एक बार लघु उद्योग मंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में। पिछली बार बीजेपी के समय में ये विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। अब वो फिर से चुनाव जीते तो स्वाभाविक है कि वो मंत्री पद के दावेदार होंगे। मंत्री बनना हर कोई विधायक चाहता है, लेकिन चूंकि नरेश अग्रवाल राज्यसभा के मेंबर थे, फिर बीजेपी में आए, बीजेपी ने उनको सम्मान नहीं दे पाई, उनके बेटे को बाद में सम्मान दिया, अब वो फिर जीते हैं तो इस बार उनकी दावेदारी ज़्यादा होगी। मैं बात कर रहा था ब्रजेश पाठक की, जो लखनऊ कैंट से जीते हैं। ब्रजेश पाठक एक ऐसे नेता के तौर पर उभरे हैं जो सर्वसुलभ हैं, जो आसानी से लोगों के लिए उपलब्ध रहते हैं, उनके काम आते हैं, जनता उनको अपने काफ़ी नज़दीक पा रही है। जहां से वो चुनाव लड़े जीते, 2 बार वो सांसद रहे, दूसरी बार वो विधायक हो गए हैं। आप राजेश्वर सिंह, एक बहुत चर्चित नाम आए। राजेश्वर सिंह ब्यूरोक्रेसी से आए थे, आईपीएस अफसर थे, ईडी के अधिकारी थे, लेकिन उन्होंने जिस विनम्रता से चुनाव लड़ा, राजेश्वर सिंह ने सियासत में एक विनम्र पहचान बनाई, वो कामयाब रहे, बहुत बम्पर वोटों से वो जीते। लखनऊ में अगर कहा जाए तो सबसे बड़ी जीत राजेश्वर सिंह की है। आप अफसरों से ऐसी उम्मीद कम करते हैं कि वो इतना झुककर राजनीति करते होंगे, लेकिन राजेश्वर सिंह ने जनता जनार्दन के बीच जाकर नेताओं को भी पीछे कर दिया। उन्होंने विनम्रता से चुनाव लड़ा, पैर छूकर चुनाव लड़ा, हाथ जोड़कर चुनाव लड़ा और जीते। और बीजेपी की इस तरह की आंधी में नहीं दिख रही थी कि बीजेपी जीत जाएगी, उस सफाया कर देगी। राजेश्वर सिंह को बड़ी कड़ी टक्कर भी मिली। उनके सामने अभिषेक मिश्रा थे, वो अनुभवी नेता रहे, मंत्री रहे हैं, 2 चुनाव लड़े हुए थे, और ये एक ब्राह्मण की सीट मानी जाती थी, बाहुल्य सीट थी, जिस पर राजेश्वर सिंह को लड़ना था। वहां पर आप देखिए स्वाति सिंह का टिकट कटा था, एक डर था कि शायद कुछ नाराजगी हो जाए, उसको भी राजेश्वर सिंह ने पार पाया जी। तो एक अफसर जिसके सामने इतनी सारी चुनौतियां हो और वो इतनी बहादुरी से और इतनी बम्पर वोट से जीते, तो स्वाभाविक है कि उसकी भी तारीफ होगी, उसके पार्टी की भी तारीफ होगी जी। अब आप आइए असीम अरुण पर। असीम अरुण की नौकरी भी 9 साल बची थी, राजेश्वर सिंह की नौकरी 11 साल बची थी। इन लोगों ने अपनी नौकरी छोड़कर बीजेपी की राजनीति चुनी, जनता के बीच रहने का मन बनाया। बड़ा साहस का काम होता है, लोग जीवन में आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं। जब एक आदमी ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर हो, एक एडीजी रैंक का अफसर हो, कानपुर का पुलिस कमिश्नर हो, असीम अरुण, उन्होंने नौकरी पर त्याग दिया। चाहते तो 4 साल 5 साल बाद त्यागते, उनकी नौकरी बड़ी लंबी थी, लेकिन इन लोगों ने ये त्याग किया और जनता ने उनको स्नेह दिया, उनको चुनाव जिताया। असीम अरुण जहाँ भी रहे, उन्होंने जब तक वो वर्दी में रहे तब भी वो मृदुभाषी रहे, सरल रहे और भ्रष्टाचार से दूर रहे। असीम अरुण की एक साख है, उनके पिता उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी रहे
वो चाहते तो वो भी डीजीपी बनते, उनकी नौकरी थी, लेकिन उन्होंने सियासत चुनी, उन्होंने असेंबली में आने की सोची। अब वो जनता की सेवा करने का उन्होंने राजनीति को एक माध्यम चुना है। कन्नौज ने उनको जिता के भेजा है, और कई सारे बड़े नाम हैं आलोक। बिल्कुल, इन बड़े नामों की जब हम बात कर रहे हैं तो एक नाम पर मैं आपसे जरा चर्चा करना चाहूंगा जो आपने अभी तक नहीं जिसका जिक्र किया है, अदिति सिंह। जी हां, एक यूथ हैं, एनर्जेटिक हैं, और उनके पति की अगर बात करें तो कांग्रेस ने किस तरीके से टिकट नहीं दिया वो भी दंश सबने देखा। लेकिन अदिति सिंह को लेकर के अब आप किस तरीके से आगे समीकरण देखते नजर आ रहे हैं वीरेन जी? देखिए, अदिति सिंह एक जुझारू लीडर के तौर पर उभरी। पिता की छत्र छाया से वो बाहर आई, उनके पिता अब नहीं है, उनके बावजूद उन्होंने चुनाव जीता, बीजेपी के टिकट पर जीता। अदिति सिंह जब कांग्रेस में थी तो कांग्रेस का विरोध करके योगी आदित्यनाथ ने जब 2 गांधी जयंती पर एक विशेष अधिवेशन बुलाया था, 24 घंटे 48 घंटे वो अधिवेशन जब चला था, उसमें अदिति सिंह कांग्रेस का विरोध करके आई थी। एक तरह से बगावत किया था उन्होंने। बगावत के बाद भाजपा से जब वो जीती है रायबरेली से, तो स्वाभाविक है कि उनका सम्मान बढ़ा होगा, पार्टी उनको महत्व दे रही है। इसी तरह से आप देखिए, साहिबाबाद में 2 लाख वोट के करीब जीते हैं। ये मामूली जीत नहीं है बीजेपी की जी। अदिति सिंह के साथ साथ सतीश महाना आप देखिए जीते हैं, बहुत बड़े नेता हैं भाजपा के। और सुरेश खन्ना 8वीं बार चुनाव जीते हैं शाहजहांपुर से जी। वो विधानसभा अध्यक्ष बनने के प्रबल दावेदार हैं, क्योंकि वो संसदीय मामलों के मंत्री थे, तो स्वाभाविक विधानसभा के संचालन का, फ्लोर के मैनेजमेंट का उनको काफ़ी अच्छा ज्ञान है। वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़े थे, हृदय नारायण दीक्षित, और अब वो मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे, स्वाभाविक है। तो इस तरह के जो बड़े बड़े नाम हैं जी, वो इनकी भूमिका इस बार बदली होगी। चेहरे तमाम सारे मंत्रिमंडल के बदले होंगे जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो शैली है, वो चाहते हैं कि साफ सुथरे लोग, सरल व्यक्तित्व के लोग, लाइमलाइट से दूर रहने वाले, लगदक वाले लोग, भ्रष्टाचार से रहित लोग, दाग मुक्त लोग उनके मंत्रिमंडल में आए। तो हो सकता है कि वो इस बार कुछ कड़े फैसले ले, कुछ नामों पर वो अपना वीटो लगा सकते हैं, कुछ नामों पर को वो रोकने के लिए भी कह सकते हैं, और कुछ को मंत्रिमंडल में लेने के लिए भी कह सकते हैं। बिल्कुल। इतना उनका अधिकार है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की जो जय जयकार चल रही है, जो उनके नाम पर सीटें आई हैं जी, अब असली हक उन्हीं का बनता है कि वो उत्तर प्रदेश में अपने मंत्रिमंडल को कैसे चुने। बिल्कुल, मंत्रिमंडल को चुनने के लिए कवायद भी अब जोरों पर है, लोगों की नजरें हैं नया मंत्रिमंडल का, नए नामों को लेकर के क्या कुछ स्वरूप होगा, बदली हुई क्या तस्वीर नजर आएगी। जरा बदली तस्वीर को लेकर के अगर बात करें तो अभिषेक, मैं आपके पास आना चाहूंगा। वीरेन जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, लगातार अभी एक ब्रेकिंग चल रही थी कि वहां पर 5 KD पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, किस तरीके से बधाई देने वालों का सिलसिला लगातार जारी है, और एक तरफ शाम 5 बजे को लेकर के मंथन जारी है। जी हाँ, कल शाम से हमने देखा कि पहले तो अफसर पहुंचने लगे मुख्यमंत्री को बधाई देने के लिए, जब कल देर शाम भाजपा दफ्तर से मुख्यमंत्री जश्न मना करके यहाँ से रवाना होते हैं। और आज सुबह से ही कई विधायक पहुंचे जो जीते हुए हैं, पार्टी के बहुत से सदस्य हैं जिन्होंने चुनाव में काम किया, वो मुख्यमंत्री को बधाई देने पहुंचे। कई पत्रकार पहुंचे, कई और विधायक पहुंचे, साथ ही साथ कई अफसर भी पहुंचे हैं वहां पर मुख्यमंत्री से मिलने। तो ये सिलसिला सुबह से ही चल रहा है। लेकिन शाम को जो मौजूदा सरकार है, जो अभी डिसॉल्व नहीं हुआ है, उसके जो मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। मंत्रियों से एक औपचारिक मुलाकात मुख्यमंत्री करेंगे। 10 मंत्री चुनाव हार चुके हैं, ये भी देखने वाली बात है। यानी जो 17वीं विधानसभा का जो सरकार बनी थी, उसमें योगी सरकार के 10 मंत्री चुनाव हारे थे, लेकिन सभी मंत्री यहां पर मौजूद रहेंगे। आज शाम को 5 बजे मुख्यमंत्री आवास पे एक औपचारिक मुलाकात करनी है मुख्यमंत्री को। अपने साथ जो 5 साल काम किए मुख्यमंत्री, उनके साथ मुलाकात करेंगे। और उसके बाद माना जा रहा है कि अगले 1 से 2 दिन में विधायक दल की बैठक बुलाई जा सकती है। ये प्रक्रिया एक ट्रेल है, एक एनालॉजी है कि पहले राजभवन को सूची भेजी जाएगी नवनिर्वाचित विधायकों की, उसके बाद राजभवन
सबसे बड़े दल को कॉल करेगा कि आप आमंत्रित करेगा सरकार बनाने के लिए, विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल की सूची राजभवन को भेजी जाएगी। एक प्रक्रिया है, एनालॉजी है, ये तैयारियां संगठन के तौर पर चल रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय भी इसको लेकर के काम कर रहा है। मुख्यमंत्री अपने लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। बिल्कुल, मेल मुलाकातों का सिलसिला अभिषेक लगातार जारी है। अब लोगों को इंतजार है कि विधायक दल की बैठक कब होती है और उसमें क्या कुछ चीजें निकल करके आती हैं। बने रहिएगा, कुछ और भी अपडेट्स लेंगे। वीरेन जी हमारे साथ बने हुए हैं। वीरेन जी, हम सब सीटों को लेकर के, बड़े चर्चित नामों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। एक नाम वो है जो मुझसे कई लोग सुबह से ही पूछ चुके कि भाई अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो सिराथू सीट से आ रहे हैं, उनका अब आगे क्या है? बिल्कुल, देखिए केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं, दिनेश शर्मा का भी जो क्या भूमिका होगी इस सरकार में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ये आने वाली तस्वीर 2-3 दिनों में साफ होगी, क्योंकि अब डिप्टी सीएम पद के कई बड़े ब्राह्मण चेहरे दावेदार हो गए हैं। तो दिनेश शर्मा की भूमिका बीजेपी किस तरह से बनाएगी, और चूंकि केशव प्रसाद मौर्य एक बड़े नेता हैं, ओबीसी लीडर हैं, वो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री की हर सभाओं में रहते रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। चुनाव हारना और जीतना तो एक अलग बात है, लेकिन बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व ये जानता है कि केशव मौर्य उत्तर प्रदेश के एक दिग्गज नेता हैं। वो पार्टी के लिए उनकी बड़ी उपयोगिता है। उनका कहाँ इस्तेमाल होना है, ये मंत्रिमंडल में इस्तेमाल होना है, केंद्र में होना है, यूपी में होना है, ये तय करेगा केंद्रीय नेतृत्व। लेकिन चूंकि अभी वो विधान परिषद के सदस्य हैं, जब नया मंत्रिमंडल आएगा तो केशव प्रसाद मौर्य हो सकता है आश्चर्यजनक रूप से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने रहें। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उनका स्ट्रक्चर बड़ा है। वो एक ऐसे लीडर हैं जो जनमानस में लोकप्रिय हैं, जो मेहनत करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, माहौल बनाते हैं, प्रत्याशी जिताते हैं। उनकी उपयोगिता एक चुनाव से खारिज नहीं हो सकती। तो कुल मिलाकर ये कहा जाएगा कि केशव मौर्य की भूमिका बेहद अच्छी होगी। वो उत्तर प्रदेश की सरकार में फिर महत्वपूर्ण पद पर विराजमान रहेंगे। जी, केशव जी का सवाल स्पेशली मैंने वीरेन जी आपसे क्यों पूछा था, इसलिए पूछा था क्योंकि आप, मुझे याद है जब चुनावी कवरेज के दौरान, जब ग्राउंड जीरो से उनके चौपड़ पर बैठ के आपने तमाम सारे एक्सक्लूसिव सवाल किए थे, इसलिए मैंने आपसे ये सवाल खास किया था वीरेन जी। देखिए, लोकप्रियता होना और पार्टी के लिए काम करना और डिमांड होना चुनाव में, यही तो नेताओं को बड़ा बनाती है ना। केशव प्रसाद मौर्य पूरे प्रदेश में बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे हैं। वो खुद भी चुनाव लड़ रहे थे। वो 2012 में उस सीट से विधायक हुए थे और 10 साल बाद 2022 में लड़ने गए थे। तो एक लंबा गैप था सिराथू में, जहां उसको वो पार्ट नहीं पाए। असल में बड़ी जिम्मेदारी होने के नाते डिप्टी सीएम जैसे पद की, वो उन्होंने उस विधानसभा क्षेत्र को अपने परिवार के लोगों के भरोसे, कार्यकर्ताओं के भरोसे छोड़ रखा था। शायद यहीं पर कुछ कमी रह गई होगी, अन्यथा केशव प्रसाद मौर्य चुनाव आसानी से जीत सकते थे। लेकिन इतने बड़े नेता के सामने, जो अब एक पब्लिक लीडर बन चुके हैं, जो उत्तर प्रदेश में जिनकी सभाओं में लोग आते थे, जिनके कार्यक्रम लगते थे, जो पार्टी को जिताने की जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, उनका चुनाव हार जाना बड़ा अप्रत्याशित है। लोगों को झटका लगा है, लेकिन इससे उनकी हैसियत में कोई कमी नहीं आई है। इससे केंद्रीय नेतृत्व जो उनके प्रति स्नेह रखता है या उन पर जो भरोसा रखता है, मुझे नहीं लगता इससे कोई कमी आएगी। केशव मौर्य का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है। वो उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है, ओबीसी लीडर है, और वो पद से नहीं अपने काम से अपनी पहचान रखते हैं। पद से नहीं, अपने काम से अपनी पहचान रखते। बराबर ये बात केशव प्रसाद मौर्य के लिए कही जाती है। अभिषेक, आपने सुना वीरेन जी ने भी किस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य को लेकर, वहां पर भी लगातार किस तरीके से आने जाने का घटनाक्रम जारी है। आपने भी तमाम सारे लोगों से फिलहाल आप लगातार बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने अभी नितिन अग्रवाल से बात की और भी तमाम लोगों से बात की है। उनके मन में क्या कुछ चल रहा है, कितना पद को लेकर के, जीत को लेकर के क्या कुछ किस तरीके से आपने से शेयर की, उन्होंने कोई बात? देखिए, अब नई सरकार का गठन होना है, तो जो विधायक जीत के आए हैं वो तो उत्साहित हैं ही। उनके मन में ये है कि मुझे इस सरकार में क्या भूमिका मिलेगी, संगठन में काम करना है, क्षेत्र में काम करना है, सरकार में काम करना है। जो कई मंत्री जो सरकार में थे वो भी जीत के आए हैं दोबारा,
सूर्य प्रताप शाही आए थे, वो अभी बैठे हुए थे काफी देर तक यहाँ पर भाजपा कार्यालय में। इसके अलावा संगठन के बहुत से नेता हैं जो काम कर रहे थे, वो भी अपनी नई भूमिका तलाशने में लगे हुए हैं। कुछ देर पहले संजय सेठ यहाँ पर अभी आए हुए हैं। अपर्णा यादव वो भी यहाँ पर पहुंची हुई, जो चुनाव के ऐन मौके पर उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ करके बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया था। कल उन्होंने मुख्यमंत्री को बधाई दी है, उनकी आरती की थी, और आज वो अभी भाजपा दफ्तर में। तो हर कोई अपनी भूमिका तलाश रहा है कि चुनाव खत्म हो चुका है, नई सरकार का गठन होना है, संगठन में नए कुछ फेरबदल होने हैं, कई आयोगों में फेरबदल होना है, तो एक पूरी नई प्रक्रिया से गुजरना है अभी उत्तर प्रदेश के सरकारी तंत्र को। तो इसमें सब कोई अपनी भूमिका तलाश रहा है। पार्टी दफ्तर में भीड़ है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जो विधायक जीते हैं, जो कार्यकर्ता जो काम में लगे हैं, हर कोई यहाँ पर आ रहा है, अपने नेता से मिलना चाह रहा है, बधाई देना चाह रहा है। तो ये उत्साह बना है, नई सरकार के गठन तक ये व्यवस्था बनी रहेगी, लोग आते जाते रहेंगे और अपने लिए नए रास्ते तलाशने, अपनी नई व्यवस्था तलाशने की कोशिश करते बिल्कुल रहेंगे। नए रास्ते, नई संभावनाएं अभी जारी रहेगा। अभिषेक बने रहिए हमारे साथ। वीरेन जी, कल एक तस्वीर जब शाम को नजर आई, जब जीत के बाद जब बधाइयों का सिलसिला जारी था, तो अपर्णा यादव अपनी छोटी सी प्यारी सी बेटी के साथ तिलक लगाया उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ को, और उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। इस तस्वीर में कहते हैं एक तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती, कितनी दूरदर्शिता देखी जा रही। बिल्कुल, देखिए अपर्णा यादव ने घर से, परिवार से, पार्टी से बगावत की थी और भाजपा में वो गई थी। आज उनका कदम सही साबित हुआ, समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं आई। अपर्णा चुनाव नहीं लड़ी, अपर्णा एमएलसी बनेंगी या राज्यसभा जाएंगी या मंत्री बनेंगी, ये बीजेपी में उनकी अंदर खाने जो बात हुई हो, लेकिन ये जरूर है कि वो मुलायम सिंह की बहू है। पूरे देश में एक मैसेज गया कि बीजेपी ने मुलायम सिंह के परिवार में सेंधमारी कर दी। अब वो सेंधमारी के पीछे क्या डील थी, वो अब आने वाले दिनों में दिखाई देगी। अपर्णा यादव खुश होंगी कि उन्होंने जो निर्णय किया था, अखिलेश यादव से बगावत की थी, उन पर जो आरोप लगाए थे, वो सत्ता में नहीं आ पाए। बीजेपी ने अगर वादा किया है तो कुछ न कुछ निभाएगी। ये चुनाव इस देश में, इस प्रदेश में इस बात का परिणाम लेकर आया है, इस बात का माहौल भी बताता है कि आने वाला वक्त बीजेपी का है। बीजेपी से लड़ना भी इतना आसान नहीं है, और मुलायम परिवार तक के लोग बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के पास डेडिकेटेड नेताओं की एक बहुत बड़ी फौज है, वोट देने वालों की एक बहुत लंबी कतार है, उनकी योजनाओं पर सरकार ने मुहर लगाई है, जनता ने उनकी मुहर लगाई है। जो लाभार्थी हैं, खाली राशन नून तेल वाले ही नहीं, चीनी वाले, जिनको मकान मिला, जिनको शौचालय मिले, जिनके खातों में किसान सम्मान निधि का पैसा आया, ये सब बहुत बड़ी संख्या बीजेपी ने देश में बनाई है। और साथ साथ हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, जो बिना कुछ पाए लोग इनके साथ खड़े रहते हैं, ये बीजेपी की एक पूंजी बनी है। इस पूंजी को आगे 10-15 सालों तक संभाल के रखने की जिम्मेदारी मोदी और योगी पर है, और एक एक पीढ़ी के नेता उनके यहाँ तैयार हैं। तो स्वाभाविक है कि जो भी विपक्ष की पार्टी है, अब बसपा तो खत्म हो गई, कांग्रेस का भी एकदम सफाया हो चुका है। अब अखिलेश यादव के लिए देश में एक बड़ी चुनौती है बीजेपी से लड़ना। वो कितना लड़ पाएंगे, एक 5 साल का एक लंबा संघर्ष है उनके सामने। उनकी ताकत विधानसभा में बढ़ी है, लेकिन उनको सड़कों पर भी उतरना होगा, जेल जाने के लिए भी तैयार रहना होगा, तभी वो बीजेपी से मुकाबला कर सकते हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल। बिल्कुल, अखिलेश यादव के सामने भी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का भी हम जिक्र करेंगे और कुछ चीजों को आपसे समझेंगे वीरेन जी। लेकिन अभी आपने एक बहुत बड़ी बात कही, मैं उस सवाल का जवाब चाहूंगा कि आने वाला वक्त है वो बीजेपी का है, और इस बात को इसी बात से साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कल ही जनादेश आया, 4 राज्यों का बीजेपी के पक्ष में गया, और उसके बाद से ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से गुजरात की तैयारियां शुरू कर दी। तभी कहते हैं बीजेपी 24/7। वीरेन जी, स्वाभाविक है कि एक बहुत बड़ी पार्टी है, दुनिया की बड़ी पार्टी है, बड़ा संगठन है, और 2400 घंटे काम में रहती है। इस देश में कहीं ना कहीं चुनाव चलते रहते हैं। जब इतना बड़ा देश हो, कई सारे राज्य हैं, कई सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रधानमंत्री कल जीत पर उन्होंने भाषण दिया, जीत का जश्न मनाया गया बीजेपी कार्यालय में, और आज वो गुजरात निकल गए। तो काम, ये एक सतत प्रक्रिया है आदमी के जीवन की,
और राजनीति को भी लोगों को अब इसी तरह से लेना पड़ेगा कि एक बार जीतने के बाद 5 साल आप घर नहीं बैठ सकते हैं, आपको अपने क्षेत्र की जनता की उम्मीदों को पूरा करना पड़ता है। एक प्रधानमंत्री देश की जनता की उम्मीदों को पूरा कर रहा है, एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जनता की उम्मीदों को पूरा करने के लिए रात दिन काम कर रहा है। तो विधायकों को भी ये काम अंजाम देना पड़ेगा। आज की सियासत यही डिमांड करती है कि जो संघर्ष करेगा, सड़क पर रहेगा, जो जनता के बीच रहेगा, जो जेल जाने से नहीं डरेगा, वही सत्ता पर राज करेगा। संघर्ष जो करेगा, सफलता या यूं कहें कि कामयाबी उसी के कदम चूमेगी। इस पूरी कवायद के बीच अगर विपक्ष को लेकर के मैं अगर बात करूं तो आपका अपना सेल्फ एनालिसिस क्या कहता है कि विपक्ष से चूक कहां पर हो गई? क्योंकि लगातार वो मुद्दों के उसने किसानों के मुद्दे भी उठाए, रोजगार के मुद्दे भी उठाए, सुरक्षा व्यवस्था के मुद्दे भी उठाए। फिर आपको क्या लगता है आखिर? देखिए, एंटी इनकम बैसी थी एक तो, और उसके अलावा उसी एंटी इनकम बैसी में आप ये देख सकते हैं कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला आया, शिक्षा मित्रों का मामला आया, पुरानी पेंशन का मामला आया। ये सरकार से सीधे जुड़े हुए मामले थे। इसके अलावा कानून व्यवस्था पर बात आई। इसके अलावा किसानों के आंदोलन चला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 साल तक, काफ़ी सारे लोग मारे गए। इसके अलावा आपने देखा कि लखीमपुर खीरी में एक कांड हुआ जहां पर बीजेपी की सरकार पूरी बैकफुट पे आ गई, जीप से कई लोग किसानों को कुचल दिया गया। बिकरू का कांड हुआ, आपको याद होगा, इसी दौरान, जिसमें पुलिस वाले भी मारे गए और काफ़ी सारे लोग मारे गए, जेलों में लोग बंद हैं। ब्राह्मणों के उत्पीड़न का मुद्दा गूंजा। लेकिन ये सारे मुद्दे मोदी और योगी के मैजिक के आगे दब गए। ये सारे मुद्दे पर मोदी और योगी की सरकार की योजनाएं भारी पड़ी जी। हिंदू मुस्लिम तक पर काम जो लोग लगे थे, वहां भी सफलता नहीं मिली जी। वो मुद्दा चला नहीं। आजम खां जेल में बंद है 2 साल से, वो भी मुद्दा नहीं चला। मोदी के नाम पर इस देश में जिस तरह से वोट पड़ता है, वो उत्तर प्रदेश ने 4थी बार उनको यह बहुमत दिया है। आपको याद होगा कि 2014 में मोदी यहीं से बम्पर जीते थे, तब 75 सीटें जीती थी लोकसभा की बीजेपी ने। फिर 2017 में बीजेपी ने सफाया कर दिया विधानसभा चुनाव में, जबकि नोटबंदी से लेकर तमाम चीजों का विरोध था जी। 2019 में मोदी ने फिर 65 सीटें जीती। आपने देखा कि सपा और बसपा का गठबंधन था, उसके बावजूद मोदी की आंधी को नहीं रोक पाए। 2022 में आज आप खड़े हैं, ये जनादेश भी आया, ये भी मोदी और योगी की मेहनत का परिणाम है। उनके जो सुशासन, जो उनकी सरकार की योजनाएं, जो उनका देन है। ब्यूरोक्रेसी के तमाम सारे आरोप लगते रहे जी, बेलगाम होने के, लेकिन आप देखिए कि परिणाम कहाँ है। तो सब पर भारी अगर है तो जो बीजेपी का नारा है राम मंदिर बनाने से लेके, अगर आप टोटलिटी में देखेंगे तो बीजेपी के पास हिंदुत्व, राम मंदिर, योजनाएं, सरकारी लाभार्थी, लॉ एंड ऑर्डर, मोदी और योगी का चेहरा, ये सब चीजें उसकी जीत का आधार बनी हैं और लगातार वो इसको बनाए हुए हैं। और ये तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के बीजेपी की बात करें तो सत्ता के सिंहासन पर बैठाया। हालांकि अगर राम मंदिर मुद्दे को बात करें, वो थोड़ा इसमें बहुत ज्यादा कुछ आया नहीं, क्योंकि वो मामला कोर्ट को लेकर के उसका क्रेडिट जाता है। इस पूरी कवायद के बीच हम बात कर रहे हैं जीत हार के फैक्टर को लेकर के, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं दिग्गजों को लेकर के, सरगर्मियों को लेकर के, दिग्गजों की साख को लेकर के, एक सवाल है स्वाति सिंह को लेकर के। पति महोदय तो बलिया से दयाशंकर सिंह जी जीत गए हैं। स्वाति सिंह को जब टिकट नहीं मिला तो भी उन्होंने पूरी अपनी राजनीतिक परिपक्वता जिसे कहते हैं वो दिखाया। बहुत सारे लोगों ने, मीडिया ने भी उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा नहीं, बीजेपी मेरी रग रग में है, मेरे खून खून में, मैं बचपन से जुड़ी हुई हूं बीजेपी से। ये आप किस तरीके से देख रहे हैं पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो? देखिए, स्वाति सिंह एक आंदोलन से पैदा हुई नेता थी। वो आंदोलन जो दयाशंकर सिंह के भविष्य की कीमत पर चला था, जो दयाशंकर सिंह के एक बयान से बवंडर उठा था मायावती को लेकर और जिसमें उन्हें जेल जाना पड़ा। उसके बाद से जो घटनाक्रम बदला, जिसमें दयाशंकर सिंह के बजाय स्वाति सिंह फ्रंट पे आ गई और उनको एक सहानुभूति मिली उन महिला होने के नाते और उनके परिवार पर जो अटैक हुआ। दयाशंकर सिंह बीजेपी के पुराने लीडर हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। 20 साल से बीजेपी की सेवा करते आ रहे हैं।
बोरा बिछाने वाले नेता थे, मिलना चाहिए था उनको, लेकिन मायावती के ऊपर एक बयान देकर उनके कैरियर पर ब्रेक आया और उनको जेल जाना पड़ा। उनकी जगह पर उनकी पत्नी स्वाति सिंह को टिकट मिला और वो जीती। स्वाति सिंह मंत्री भी बनाई गई। जी, एक कहा जाए कि स्वाति सिंह को सियासत में एक्सीडेंटली उनका आगमन हुआ, जी, लेकिन उन्होंने अपने आप को साबित किया। जी, वो डटी रही, काम करती रही, फिर वो दावेदार थी। जी, लेकिन बीजेपी में जो अनुशासन की बात जी, है, जी, उसका उनको आदर करना पड़ा। जी, 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 माफी के साथ रोकना चाहेंगे, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं।